महाराष्ट्र की सियासत आज एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बनी। सालों पहले शिवसेना में उद्धव का ओहदा बढ़ाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले राज ठाकरे आज अस्पताल से अपने बड़े भाई को अपनी गाड़ी में लेकर मातुश्री पहुंचे। उद्धव सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। जी हां, अपने आप में यह तस्वीर, क्योंकि दोनों की अपनी राजनीतिक शत्रुता एक जगह है, मगर जब रिश्तों की बानगी आई तो आपने देखा कि किस तरह से राज ठाकरे जो हैं उद्धव को लेने आए। मगर इसके पीछे एक और बड़ा सवाल छुपा है कि राज ठाकरे इसके जरिए क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या महज ये जतलाना चाहते हैं कि रिश्ते अपनी जगह हैं, या फिर इसके जरिए वो संदेश देना चाहते हैं उन पार्टियों को जिनके साथ वो किसी किस्म की डीलिंग करना चाहते हैं। सालों बाद देखने के लिए मिली ये तस्वीरें। करीब 10 साल पहले दोनों भाइयों के बीच जो दूरियां बनी थी वो अचानक कार की 2 सीटों तक सिमट गई। शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी कि उद्धव लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे तो खुद राज ठाकरे उन्हें अपनी गाड़ी में घर ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी उम्मीदों से ज्यादा होता है। उद्धव बड़े प्यार से अपने छोटे भाई की गाड़ी में बैठे और फिर राज खुद गाड़ी ड्राइव करके बड़े भाई के साथ चल दिए और पीछे छोड़ गए ढेरों सवाल। दरअसल उद्धव को सीने में दर्द की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राज को जैसे ही पता चला कि बड़े भाई उद्धव अस्पताल में हैं, उन्होंने अलीबाग में पार्टी की मीटिंग रद्द कर दी और पूरे परिवार के साथ भाई से मिलने अस्पताल पहुंच गए। राज जब उद्धव से मिलने अस्पताल आए, साथ में उनकी पत्नी और बहन भी थी। राज की मां भी अस्पताल पहुंची, जो कि उद्धव की मां की बहन है। दूसरी तरफ उद्धव के साथ उनकी पत्नी और बेटा मौजूद थे। सभी लोगों ने करीब 45 मिनट तक साथ वक्त बिताया। कमी रह गई थी तो बस बाल ठाकरे की, लेकिन फोन के जरिए ये कमी भी पूरी कर दी गई। अस्पताल से ही घर पर बाल ठाकरे को भी फोन मिलाया गया और सभी लोगों ने उनसे बात की। अस्पताल में उद्धव ठाकरे की एंजियोप्लास्टी हुई, जिससे पता चला कि उद्धव की धमनियों में ब्लॉकेज है। बहुत अच्छे डॉक्टर उन्हें ट्रीट कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शाम तक उन्हें डिस्चार्ज मिलेगी। डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि शाम 5 बजे तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच अनबन तब शुरू हुई जब 2003 में उद्धव को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2005 आते आते दोनों भाइयों के बीच दूरी काफी बढ़ गई और 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। इस दौरान हमेशा दोनों भाइयों के बीच सियासी तकरार होते रहे और नतीजा ये हुआ कि नियमित संपर्क खत्म हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव में एमएनएस ने शिवसेना को तगड़ा झटका दिया। मुंबई में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी एमएनएस ने शिवसेना को कामयाबी का स्वाद नहीं चखने दिया। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में शिवसेना की साख तो बच गई, लेकिन नासिक और पुणे में पार्टी को नुकसान पहुंचा। खैर, महाराष्ट्र के सबसे ताकतवर सियासी परिवार के 2 भाइयों का मिलन हुआ। करीब 10 साल से लगातार अलग थलग पड़े ठाकरे भाइयों के बीच की दूरी एकदम से मिट गई और नजदीकियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब तक उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के दुश्मन नंबर 1 थे, लेकिन आखिरकार एक भाई भाई होता है। जैसे ही उद्धव ठाकरे के सीने में दर्द की खबर राज ठाकरे तक पहुंची, उनका दिल पसीज गया और वो तुरंत लीलावती अस्पताल उन्हें मिलने पहुंच गए। उनके आने से शिव सैनिकों को काफी संतोष हुआ, लेकिन फिलहाल इस मिलने को राजनीतिक रंग देने से हर कोई कतरा रहा है। समीर दीक्षित और सूर्या सिंह के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। वाकई अपने आप में अगर यह भविष्य की राजनीति की ओर एक संदेश दे रहा है तो यकीन मानिए इससे एक बहुत जबरदस्त भूचाल आ सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में, अगर वाकई ये दोनों भाई एक बार फिर साथ आ जाएं। अब आइए दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर एनडीए ने अपना पत्ता खोल दिया। एनडीए ने जसवंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनडीए का कहना है कि हामिद अंसारी को दोबारा उपराष्ट्रपति बनने देने के वो खिलाफ हैं और उसकी गैर यूपीए दलों को साथ लाकर कड़ी टक्कर देने की तैयारी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए से 2-2 हाथ करने को तैयार है एनडीए। मौजूदा उपराष्ट्रपति और यूपीए उम्मीदवार हामिद अंसारी के खिलाफ एनडीए ने जसवंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पर सर्वसम्मत
ये राय बनी कि हमको वॉकओवर नहीं देना चाहिए। सर्वसम्मति से ये भी निर्णय हुआ कि एनडीए का प्रत्याशी इस चुनाव में, और हम समर्थन औरों का भी लेना चाहेंगे जो उस तरफ कमिटेड नहीं है, वे जसवंत सिंह जी होंगे। आडवाणी की बातों से साफ है कि हामिद अंसारी को वॉकओवर ना मिल जाए, इसलिए एनडीए ने मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा है। चुनाव में संख्या का गणित भी इसकी तस्दीक करता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोटर होते हैं। लोकसभा में कुल 545 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 245, यानी कुल वोटर हो गए 790, यानी 396 वोट हैं जीत की गारंटी। अगर हामिद अंसारी की बात करें तो पलड़ा उन्हीं का भारी है। दोनों सदन में कांग्रेस के 278 वोट हैं, डीएमके के 25, एनसीपी के पास 16, आरएलडी के 5 और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 5 सदस्य को मिला दे तो आंकड़ा 329 तक पहुंच जाता है। इसमें समाजवादी पार्टी के 31, बीएसपी के 36 और आरजेडी के 6 सांसदों को मिला दे तो हामिद अंसारी के पक्ष में आंकड़ा 402 तक पहुंच जाता है। यानी बगैर दूसरे छोटे दलों के समर्थन के हामिद अंसारी आसानी से उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। अब जरा जसवंत का पक्ष देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों में बीजेपी के 163, जेडीयू के 29, शिवसेना के 15 और अकाली दल के 7 सदस्यों को मिलाकर कुल 214 वोट होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संगमा को समर्थन करने वाली बीजेडी के 21, एआईएडीएमके के 14 और टीडीपी के 11 सांसदों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 260 तक पहुंचता है, जो कि जीत के आंकड़े से 136 कम है। हालांकि एनडीए इसे तवज्जो देने के मूड में नहीं। उधर बाड़मेर में जसवंत सिंह के घर में जश्न का माहौल। जसवंत भी उम्मीदवार बनकर खुश महसूस कर रहे हैं। बहुत बड़ी इज्जत एनडीए ने मुझे बख्शी है। इज्जत के साथ साथ एक ये भी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस का उन्हें आशा ही नहीं विश्वास है कि मैं इस पद के योग्य हूं। बाड़मेर से दिनेश वोरा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह से बात की हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। जसवंत सिंह जी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद जसवंत सिंह जी। जसवंत जी, पहले तो क्या रिएक्शन है इस उम्मीदवारी को लेकर? मैं सोचता हूं अपने आप में बहुत बड़ी इज्जत एनडीए ने मुझे बख्शी है। इज्जत के साथ साथ एक ये भी अपने आप में एक कॉन्फिडेंस का उन्हें आशा ही नहीं विश्वास है कि मैं इस पद के योग्य हूं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और वो भी सर्वसम्मति से। यदि एनडीए ने ये निर्णय किया है तो जिम्मेदारी भी है और एक प्रार्थना भी है मन में जो स्वतः उपस्थिति है कि मैं इस योग्य अपना व्यवहार कर सकूं तो अच्छा होता। जसवंत जी, ये कहा जा रहा है कि आंकड़े जिस ढंग से बताते हैं ये टोकन फाइट की तरह माना जा रहा है। मुझे इस शब्द से बहुत गहरी आपत्ति है। टोकन फाइट, उसमें एक अपने आप में तिरस्कृत करने का भाव आता है। मैं नहीं सोचता जो हमारे गणतंत्र की दूसरी श्रेणी की अपने आप में दूसरी श्रेणी का पद है, उसके लिए एनडीए द्वारा नियुक्त किया जाना केवल टोकन रहेगा। मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। पर ये तो मानते हैं कि आंकड़े आपके फेवर में नहीं है। मैं ये भी कहने में असमर्थ हूं क्योंकि आपके प्रश्न में ही तिरस्कार के साथ साथ एक ही भावना आती है कि मेरे फेवर में आपने आंक लिया कौन है कौन नहीं। कहा जाता है, वो पुरानी कहावत है, नाई से जब पूछा कितने बाल हैं भाई हवास जी, तो उसने कहा क्यों बेताब हो रहे हो, अभी सामने आ जाएंगे, अभी ठहरिए देखिए। सिर पर मैला ढोना ये कुरीति भारतीय समाज में कई सदियों से चली आई है, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज उठाई। अब इस नई सहस्राब्दी में आमिर खान का समाजसेवी चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में
उन्होंने आज प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। समाज में मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ अपनी मुहिम आमिर खान टीवी स्टूडियो से सत्ता के गलियारे तक ले आए। आमिर इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने मैला ढोने की प्रथा बंद करने की मांग की कि ये जो प्रथा जो हमारे देश में आज तक मौजूद है उसका खात्मा हो, जल्द से जल्द उसका खात्मा हो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पे खास ध्यान देंगे और उन्होंने फौरन मुझे मुकुल जी के पास भेजा जो वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और इस क्षेत्र में ये टॉपिक उनके अंडर आता है। 7 RCR से आमिर सीधे समाज कल्याण मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, जहां मंत्री मुकुल वासनिक ने इस कुप्रथा के खिलाफ पहले से चल रही सरकारी नीतियों के बारे में बताया। आमिर को यह भरोसा भी दिया गया कि इसके खिलाफ जल्द ही एक सख्त कानून बनेगा। इस मुद्दे को उठाया और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान देने का काम किया, इससे बल मिलेगा, समाज में इसके बारे में चेतना पैदा करने में मदद होगी और जल्द से जल्द हम इस समस्या से पूरी तरह से निपटेंगे। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो आमिर कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि सरकार अब भी कानून बनाने, फाइलें बनाने और बैठकें करने में व्यस्त है। सवाल यह है कि क्या आमिर के इस दौरे के बाद भी सरकार में कुछ तेजी आएगी? उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं। कैमरामैन जगमोहन बड़ोला के साथ संदीप सनवलकर, दिल्ली, आज तक। क्या आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी में संसद के करीब एक समारोह हो रहा हो और बत्ती चली जाए, वो भी 1-2 मिनट के लिए नहीं, पूरे 25 मिनट के लिए। लेकिन ऐसा हुआ, केंद्र सरकार का एक पूरा का पूरा कार्यक्रम अंधेरे में ही निपटा दिया गया। आपको लग रहा होगा कि ये तस्वीरें खराब हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये केंद्र सरकार के कार्यक्रम में बद इंतजामी की तस्वीरें हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए कि ये तस्वीरें संसद के करीब शास्त्री भवन की हैं। शास्त्री भवन के PIB हॉल में स्वास्थ्य सचिव PK प्रधान वार्षिक हेल्थ सर्वे पेश कर रहे थे। साथ में कई बड़े आला अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया भी जमा था। मौका बड़ा था, तभी बिजली गुल हो गई। शास्त्री भवन का PIB हॉल अंधेरे में डूब गया, लेकिन बद इंतजामी का ये आलम था कि बिजली का वहां कोई वैकल्पिक इंतजाम भी नहीं था। अंधेरे में ही देश के स्वास्थ्य सचिव सर्वे रिपोर्ट पेश करते रहे। अंधेरे में ही प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी निपटा दिया गया। आपको भरोसा नहीं होगा कि करीब 25 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। जब कुछ मीडिया वालों ने ऐतराज जताया तो जवाब मिला कि आप लोगों को CD दे दी जाएगी, उसे देख लीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे पूरी सरकार अंधेरे में ही चल रही हो। जिस रिपोर्ट को तैयार करने में पूरे साल भर लगते हैं, लाखों कर्मचारी मिलकर तैयार करते हैं और जिस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, वो अंधेरे में पेश कर दी गई। इतना ही नहीं, बिजली न होने के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अंधेरे में ही की गई। ऐसा न तो मैंने पहले कभी सुना था, न देखा था। अब इसका क्या मतलब निकलता है, ये आप भी सोच रहे होंगे। कैमरामैन अशोक बनोद के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि मातोश्री पहुंच गए हैं राज और उद्धव ठाकरे। जैसे कि आप जानते हैं कि आज अस्पताल से बाकायदा उद्धव ठाकरे को बिठाकर राज ठाकरे जो हैं वो निकले थे और अब मातोश्री पहुंच गए हैं। दाईं तरफ अपनी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें बस अब से कुछ ही देर पहले राज ठाकरे जो हैं वो उद्धव के साथ मातोश्री यानी कि बाला साहब ठाकरे के निवास स्थान पहुंचे हैं। तो अपने आप में ये तस्वीर काफी मायने रखती है। क्या ये आने वाले समय में बदलती राजनीति का एक संकेत है, या कहीं ना कहीं दोनों भाइयों ने राजनीति और निजी ताल्लुकात को अलग अलग रखने की बात को एक तरह से उस पर वो माहिर हो गए। तो आपने देखा किस तरह से आज उद्धव ठाकरे, जिनकी धमनियों में ब्लॉकेज आ गया था, आज सीने में दर्द था और उनसे मिलने करीब 45 मिनट तक राज ठाकरे उनसे मिले और उसके बाद गाड़ी में उन्हें लेते हुए बाकायदा ड्राइव करते हुए गए हैं और मातोश्री पहुंचे। उद्धव राज साथ साथ अपने आप में ये तस्वीर कई बातें कहती है।